ये मायाजाल है, एक ग्लैमर है। ग्लैमर की ये चाह होती है ना, वो अच्छे को बर्बाद कर देती है। मतलब शुरुआती दिनों में दादाजी के टाइम में बहुत गरीबी थी, बहुत। दादाजी के पिताजी भीख मांगते थे, किसी को मिलता नहीं था। मुझे इंसानों का फोबिया था। अगर आपको अभिनेता बनना है तो आपके पास 6 फीट की हाइट होनी चाहिए, मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए और गोरा चिट्टा बदन होना चाहिए। उन्हीं बाधाओं को तोड़ के आज हमारे बीच बैठे हैं मल्टी टैलेंटेड वर्सटाइल एक्टर अंकुर जी, जिनका स्वागत हम तालियों के साथ नमस्कार करेंगे। अंकुर जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। CHYD जिसको हम चला हवाई उधर बोलते हैं, वो अभी आई थिंक थोड़े टाइम के लिए बंद हुआ है। हाँ, तो इस बीच में कितने काम हैं जो अभी आपके आने वाले हैं? तो अभी एक मेरी हिंदी वेब सीरीज आ रही है। अच्छा। तो आएगी अभी 1-2 महीने में शायद। तो उसमें भी अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा कैरेक्टर है। और अभी फिलहाल एक हिंदी सीरियल कर रहा हूँ मैं, डेली सोप, जो कलर्स पे आएगी अगले महीने से। और बहुत सी काम है जो लिखना शुरू किया है इस दरमियान। बहुत सारा नाटक लिख रहा हूँ, या फिर कुछ कविताएं लिख रहा हूँ, कुछ गाने लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बहुत सारा। उसके अलावा PhD की प्रोसेस भी चल रही है। कौन से फील्ड से चल रहा है? जैसे कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में, मतलब ड्रामेटिक्स में, जो 2022 में मैं वैसे तो मैं मास्टर हुआ 2014 में। लेकिन उसके बाद कामों की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, जो नेट एग्ज़ाम रहती है, नेशनल एलिजिबल टेस्ट, जो पूरे इंडिया में होती है। तो 2022 को मैंने एग्ज़ाम दी और उसमें मैं पूरे इंडिया हैंडीकैप में रैंक 1 में आया था। अच्छा। तो हाँ, तो वो प्रोसेस कर रहा था, फेलोशिप है मुझे, तो ढूंढ रहा था कहाँ PhD करे। तो अभी मुंबई विद्यापीठ में प्रोसेस चल रही है PhD की। तो इस साल शायद PhD का रजिस्ट्रेशन भी होगा। और वो PhD नाटक के ऊपर ही है, ड्रामा के ऊपर ही है। बढ़िया। तो चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। 5 साल की वो डिग्री रहती है। क्या होता है ना सर कि जब लोग एक्टर बनने आते हैं नए, तो वो किसी भी भाषी क्षेत्र से हो, जो कि गांव से आते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना सच में इम्पोर्टेंट होता है। जी, मैं तो ऐसे गांव से हूँ जहाँ से विदर्भ, जो एरिया है विदर्भ, वो खत्म होता है 100 मीटर पे, और मराठवाड़ा लगता है। इतना छोटा सा गांव है मेरा विदर्भ में। तो वहाँ पे ना बताया जाए तो बरसात के दिनों में बसेस भी नहीं चलती थी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी बाद में मतलब ऐसे गांव से हूँ। और ऐसे गांव से मैं अगर मुंबई में सर्वाइव कर रहा हूँ तो ये आसान बात है। लेकिन क्या है, जब हम मुंबई में काम करना शुरू करते हैं ना, तो कुछ महीने काम नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। क्योंकि आपका काम दिखेगा तो आपको काम मिलेगा, और काम दिखने के लिए आपको काम ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए ना आपको यहाँ पे रह के काम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत से मेरे दोस्त भी हैं, बहुत से नए लोग जो आते हैं, वो 2-4 महीना काम ढूंढते हैं, काम मिलता नहीं, वापिस चले जाते हैं। तो वापस जाने के बाद तो फिर तो आपको काम मिलेगा नहीं, तो फिर आप तो आउट ऑफ हो गए ना। क्योंकि मैं भी चला गया था, वैसे बताओ आपको, मैं भी चला गया था। 6 महीना में मैंने बहुत काम ढूंढा, हिंदी मराठी में बहुत। लेकिन मेरे हाइट की वजह से मुझे कैरेक्टर नहीं मिलता था। तो कैरेक्टर मैं बोलता था इंट्रोडक्शन तो ले लो, तो नहीं हो पाता था। और फैमिली की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ सर्वाइव करना मुझे थोड़ा कठिन लग रहा था। ऑब्वियसली मैंने 2 मास्टर की है, एक मराठी में और एक थिएटर आर्ट्स में। तो मैंने सोचा कि गांव में जाते हैं, लेक्चरशिप करते हैं मराठी की, और ना कुछ बच्चों का ग्रुप बनाते हैं नाटक का, जिस वजह से जो अपना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी बना रहे। और मेरे गांव में नाटक का ऐसा कुछ माहौल नहीं है, तो शायद नाटक का माहौल भी बने, कुछ लोग नाटक में इंटरेस्टेड भी बने, और फिर काम ढूंढने आ जाए या किसी को काम मिले। तो जब मैं शुरुआती दिनों में गांव गया था, ये प्रोसेस कर रहा था, तो पैसों का प्रॉब्लम था ही, और बड़े बड़े लोगों से मिल रहा था। तो लोग नकार देते थे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। भले ही मुझे डिग्री है मेरे पास, भले मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन लोगों को भरोसा कैसे आएगा ना। तो वो भी चल रहा था, काम ढूंढ रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे, किसी को पूछ के ले रहे थे, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। इतने में मराठी नाटक के बहुत बड़े दिग्दर्शक है विजय केंकरे, जो हमें पढ़ाने आते थे एकेडमी में। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि अंकुर, मैं ऐसा एक नाटक कर रहा हूँ, सर्किट हाउस नाम का। तो उसमें एक कैरेक्टर है जासूस का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैरेक्टर तू करेगा तो बहुत मज़ा आएगा, तो तू करेगा क्या? तो मैंने बोला सर करूँगा, अगर आगे से काम आ रहा है तो नहीं बोलने की ज़रूरत ही नहीं। करेक्ट है। मैंने बोला सर करूँगा। तो ठीक है, कल 10 बजे आ जा रेडी। सर मैं नहीं आ सकता कल, क्योंकि मेरे गांव से ना 5 बजे की लास्ट बस थी। और मेरे गांव से पूरे रेलवे स्टेशन कम से कम 150-250 किलोमीटर दूर है। अरे बाप रे।
और एक ट्रैवल्स थी जो शाम की 5:30-6 बजे की लास्ट की थी, और सर का फ़ोन आया था 6 बजे, तो पकड़ने की चांसेस ही नहीं। मैंने बोला सर परसों आता हूँ, कल बैठता हूँ, परसों आता हूँ। तो मैं आया, वो नाटक चला, और उस नाटक के ऊपर नाटक, काम, 1 सीरियल, 2 सीरियल, 3 सीरियल, CHYD, ऐसे उसी नाटक के ऊपर या उसी काम के ऊपर काम मिलते गए। लेकिन अगर मैं बोलता कि सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं आ सकता, और वो सच में था भी वैसा, क्योंकि मुंबई में सब छोड़ के गया था, तो रहने की जगह भी नहीं थी। तो हाँ, थोड़े कुछ दिन जो शुरुआती के 8-15 दिन थे, हॉस्टल में इनलीगली रहता था मैं, पास आउट होके भी, जब तक कुछ आसरा ना हो जाए। तो कुछ दोस्त मिले, उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो हम साथ में रूम करते थे, 5-6 लोग थे, एक रूम करके रहते थे। हाँ, लेकिन ये जो वड़ा पाव खा के मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि मुझे तो नाटक मिला था अभी, तो घर पे पैसा नहीं था। मैंने घर पे बताया था कि आप मुझे ना तुम पैसा देना, ना मेरे से मांगना। तो 1-1.5 साल मैंने इतना एंजॉय किया था, पूरा स्ट्रगल पीरियड, मतलब 2-3 टाइम नॉनवेज खाना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना। ये बाहर के दोस्त आते थे, दिल्ली साइड के, जम्मू के साइड के, वो आते थे, वो बोलते थे अरे साला ये स्ट्रगल है तो हमें भी ये स्ट्रगल करना है। लेकिन क्या है कि पहले हमने ये बहुत देखा था, मतलब भूखमरी देखी थी, गरीबी देखी थी। अभी पैसा मिल रहा है तो वो फिर से क्यों करना है? तो जो मिल रहा था उसका तो 70% तो हमारा इसमें ही जाता था, बाकी जो 30% रहता था वो भाड़ा में जाता था। तो यही मेरा मानना है कि अगर आप आए हो तो रुको, वेट करो, काम ढूंढो, और वो जो काम मिला है ना, तो काम इतनी शिद्दत से करो कि दूसरा काम अपने आप आपके पास आ जाए। बिल्कुल सही। इसी दौरान जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं सर, कहीं आप थिएटर करने जा रहे होते हैं, शायद अमरावती, हाँ, अमरावती, मैं ये करा था, मास्टर करा था। उस समय अचानक से एक फ़ोन आता है और आपको पता चलता है कि आपका जो सबसे जिगरी दोस्त है, उसका देहांत हो गया। तो उस फेस को अगर आप याद करते हैं, या फिर आपको कैसा लगता है सर वो चीज़ सोच के? मेरे ज़िंदगी की सबसे बुरी याद है ये, क्योंकि जो दोस्त था वो मेरा बचपन का दोस्त था, मतलब हमने साथ में पले बढ़े, बड़े हुए, बहुत से कांड भी किए थे। तो उस दौरान ना वो मुंबई में जॉब कर रहा था, तो उसको ना अफेयर हो गया, प्यार हो गया किसी लड़की से, तो घर वाले मान नहीं रहे थे। तो 2-3 बार मेरे से बात की तो वो थोड़ा शॉर्ट हो गया था। लेकिन वो टाइम आता है ना कि मैं नाटक की प्रैक्टिस के लिए अमरावती जा रहा था, और वो मुंबई से घर आया। अच्छा। मैं बस में बैठा और जस्ट पुसद क्रॉस किया और वो घर पे आया। तो उसके लिए फ़ोन किया, अरे यार तुझे मिलना था। मैंने बोला अभी बस से तो उतर नहीं सकता, मैं जाता हूँ 4-5 दिन से परत, मतलब रिटर्न वापस आऊँगा। तो बोला ठीक है। उसके भाई का फ़ोन आया मुझे रात के 12-1 बजे कि इसको तेरे से कुछ बात करनी है। मैं बोला क्या बात करनी है अभी 12-1 बजे, क्या बात करना है, मुझे पता ही नहीं था कुछ। तो खुद उसने ही बोला कि ये ऐसा ऐसा किया, लेकिन यार मुझे ना मरने के लिए नहीं करना था, मुझे खाली मेरे फैमिली को डराना था, और वो पुसद से नागपुर उसको शिफ्ट करने वाले थे। मैंने बोला ठीक है, होता है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत ले, मैं कल सुबह आता हूँ, कल मिलते हैं। 1-1.5 घंटे में फिर से फ़ोन आया कि वो गया, खत्म हो गया। तब से अगले 10 साल मेरा इतना ट्रॉमा में चला गया ना। और मेरा बर्थडे के 2 दिन पहले ये हुआ था। अगले 10 साल मैंने कभी बर्थडे नहीं मनाया था, क्योंकि किस मुँह से बर्थडे सेलिब्रेट करूँ ना मैं। अगर मैं उस पुसद में उतर जाता, गाड़ी से उतर जाता, उससे मिलता, तो शायद आज वो मेरे साथ होता। लेकिन नहीं, वो टाइम होता है। लेकिन तब से मैंने एक बात ये की है कि मैं कभी दोस्ती ना बहुत छान के करता हूँ। मतलब हाँ, ऐसे पहचान के लोग बहुत हैं, लेकिन दोस्त मेरे अभी भी गिने चुने हैं। मतलब 5 या 6 दोस्त हो गए पूरे मेरे। अभी 35 साल का हो रहा हूँ। इस 35 साल की उम्र में 6 दोस्त हैं मेरे, जिनको मैं दोस्त बोलता हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हो 35 साल के, लगते नहीं है सर 35 साल के। अरे भाई क्या बताओ, अभी मतलब मैं उम्र के 30 साल तक तो मैंने ST महामंडल के बस में टिकट ही नहीं निकाला था। अच्छा। हाँ, क्योंकि कंडक्टर को लगता था किसी के साथ आया है लड़का, बच्चा है, पैसे भी बच जाते थे तो नहीं लेते थे। कभी कभार मुझे शर्म आती थी तो मैं टिकट लेता था, भाई मेरे को एक फुल टिकट दे दो। तकलीफ हुआ होगा तब से लेके आज तक? उसी की तो तकलीफ बहुत है। हाइट की तो इतनी तकलीफ है ना, इसकी वजह से गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाई यार मुझे। अब तक डायरेक्ट शादी करनी पड़ी मुझे। हाँ, आपने शादी नहीं की अभी तक? की है भाई, कर ली। 4 साल की बच्ची भी है मुझे।
तो डायरेक्ट शादी ही करनी पड़ेगी। तो वो क्या वो कॉलेज की लाइफ ही नहीं एंजॉय कर पाया ना मैं। वो क्या वो अभी वो दोस्त बताते हैं ना कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया, मैं तो किया ही नहीं यार। कभी कभार शुरुआती दिनों में था ग्रेजुएशन में, तो थोड़ा फेमस था, नाटक करता था, तो थोड़ा कॉलेज में फेमस था। तो एक दो लड़की ने मुझे प्रपोज किया था, तो मैंने उनको 1.5 घंटा सुनाया था कि प्यार करना कितनी बुरी बात है। माँ बाप हमें स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते, पढ़ने के लिए भेजते, और हम प्यार करके उनका ये करते हैं, अपमान करते हैं, उनकी पैसा खराब करते हैं। ये गलत बात है, ऐसा मत करो। ग्रेजुएशन हो गया तब तक ये था ना, तो दोस्ती है, यारी है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में गया तो आजू बाजू में सब कपल दिख रहे यार मुझे, मैं अकेला ही रहता था। तो मुझे बाद में पता चला कि यार करना चाहिए। एक लड़की को मैंने प्रपोज किया था, तो उसने हाँ बोला। मैंने बोला अच्छी बात है, बहुत सुंदर लड़की थी, हाँ बोला। और कुछ 3-4 महीने तक हमारा रिलेशन चला, मतलब रिलेशन ही चला, ऐसा बातें होते। तो बाद में पता चला कि उसका एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो मुझे हाँ क्यों बोली ये? तो मैंने उसको बोला कि तेरा बॉयफ्रेंड था तो तूने मुझे हाँ क्यों बोला? तेरे को बुरा लगेगा ना अगर मैं ना कहूँ तो। अभी कितना बुरा लगता होगा ये कुछ नहीं सोचेगी। अच्छा सर, हम लोग ने रिसर्च किया तो पता चला कि एक बार आप आउटडोर शूट के लिए भी गए थे, तो कुछ वहाँ का भी क्या वर्ल्ड टूर यार चला हो जाता है। वर्ल्ड टूर वो हाइट की वजह से ना जितने मुझे फायदे मिले उतना ही मुझे नुकसान हुआ। मतलब मैं बोर हो जाता हूँ। एक तो ना ये फॉरेन में ना सब लोग ना इतने क्या बोलते हैं उसको, हाइटेड भी है, और उनको अंदाजा नहीं कि इंडिया के भी लोग आ सकते हैं या फिर कम हाइट के भी लोग आ सकते हैं। अरे टॉयलेट में गया ना तो आईने में मेरे बाल भी नहीं दिखते थे, और उनका बेसिंग मेरे चेहरे के ऊपर 4 फीट के ऊपर उनका बेसिंग चलता है। मेरी हाइट 4 फीट, और ना इंडियन टॉयलेट की वजह से जैसे उनके यहाँ पे वो टीपॉय या फिर हम रहते ना किसी भी होटल में जाओ कुछ तो बैठ के नहाने के लिए रहता है, तो उसका यूज करके हम कर सकते, वो भी नहीं यार। तो मैं बहुत परेशान हो जाता था इस सब से। लाइट लगाने के लिए भी मुझे किसी को आवाज़ देनी पड़ती थी, नींद से उठाना पड़ता था कि बाथरूम का लाइट शुरू कर दो, मुझे टॉयलेट जाना है। तो आज जहाँ पे 6 फीट की हाइट वालों को मौका दिया जाता है, बॉडी बिल्डर को मौका दिया जाता है, उस बीच में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो कितना मुश्किल रहा है वो सफ़र? बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि शुरुआती दिनों में ना कि कैरेक्टर नहीं है, तो सर इंट्रोडक्शन तो ले लो, तो नहीं तो हो ही नहीं सकता, नहीं है। किसी नाटक के ऑडिशन के लिए जाओ तो फिर सीधे डायरेक्टर बोलते थे, बहुत बड़े डायरेक्टर, नाम नहीं लूँगा उनका, तो बोलते कि नहीं रे तेरे को ना मैं ले सकता हूँ, तेरा टाइमिंग भी अच्छा है, लेकिन ना मुझे हाइट के ऊपर जोक करना पसंद नहीं, तो मत करो ना भाई, क्लीन कॉमेडी करो। मेरे से क्लीन कॉमेडी भी होती है, तो आप नहीं करोगे तो क्या ऐसा ना, मौका तो दो। तो ऐसा बहुत कम होता है। फिर बाद में जब मैंने शुरुआत की तो हाँ, मैंने एक ऑब्जर्व किया कि जैसे चार्ली चैपलिन जी है कि बहुत से कॉमेडी एक्टर है, तो उन्होंने ना कॉमेडी करना खुद के ऊपर शुरू किया पहले। सही, जैसे मिस्टर बीन तो कैरेक्टर बनाए उन्होंने, वो डेवलप किया कैरेक्टर, वो खुद नहीं थे वैसे। हाँ, तो वो खुद उन्होंने कैरेक्टर बनाया वो। तो मैंने बोला कि यार ये शुरुआत करेंगे तो देखते हैं। तो फिर एक शो कर रहा था मैं दूसरे अलग ही चैनल पे, फक्त मराठी पे, तो उधर ना वो करना शुरू किया मैंने, तो बहुत मज़ा आता था सबको, यार ये अलग कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। तो कैरेक्टर बढ़ते चलता रहा। तो वहाँ पे ना होस्ट थे अपने नवीन प्रभाकर जी, स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो होस्ट थे वहाँ पे। तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे कि पहचान कौन, उनका एक तकिया, पहचान कौन। हाँ, तो उन्होंने बात की थी कि अंकुर तू एक काम कर, ये जो कर रहा है ना तू बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन एक खुद का स्टैंड अप स्टाइल शुरू कर। क्योंकि उन्होंने बताया कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस में तेरे हाइट का कोई कॉमेडियंस नहीं है, और तू बहुत बढ़िया कर सकता है, तू ट्राई कर। लेकिन वो नहीं हो पाया नहीं मुझसे। तो शुरुआती दिनों में तकलीफ जाती है, और अभी तो सब बदल रहा है। अभी क्या बोलते हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब, फिल्म मेकर्स, थिएटर्स वाले, ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। क्योंकि अभी मैंने एक वासूची सासू नाम का एक पुराना मराठी नाटक है, पहले कैरेक्टर में अरुण नलावड़े ने जो काका ने जो कैरेक्टर किया था, वह भी इस कास्ट में मैंने कैरेक्टर किया था। अच्छा, उसमें कुछ हाइट का प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं, मैं क्लीन कॉमेडी करता था, तो वो बहुत पसंद आता था लोगों को।
मेरे साथ के लोगों को भी पसंद आता था। तो मैंने बोला कि ये अगर डायरेक्टर्स, राइटर, फिल्म मेकर ये अगर एक्टर्स को चांस नहीं देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। आपको चांस देना ही पड़ेगा। अगर आप कितने दिन तक उसके पिछले छवि को बरकरार रख के काम चलाओगे। राइट। अगर कॉमेडी एक्टर है तो सीरियल भी अच्छा कर सकता है, तो चांस तो दो, मौका दो। हर बार कॉमेडी, एक कॉमेडी एक्टर है, कॉमेडी ले लो, वो एक छाप छूट जाती है ना कि लोग टाइप कास्टिंग करने लगते हैं। टाइप कास्टिंग कर लो। आपके मतलब फैमिली में और भी कोई इस फील्ड से है कि आप ही हो? मेरे पूरे जिले में एक आर्टिस्ट है, और तालुके में एक आर्टिस्ट अशोक लोखंडे जी। अच्छा। उनके बाद मेरे गांव के पुसद के, उनके बाद मैं नाटक पढ़ने आया था मुंबई में। तो मेरे गांव में ऐसी चर्चा चल रही थी कि ये नाटक में झाड़ू लगाने जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये क्या। किया जा रहा है। हाँ। मैं जब पहली बार टीवी पे देखा, चला हुआ अयोध्या में ही पहली बार देखा था मैं नाटक के प्रमोशन के लिए आया था, तब लोगों को पता चला अच्छा ये एक्टिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी पता नहीं था भाई एक्टिंग कर सकता हूँ या फिर ये फील्ड सबके लिए ओपन है, मुझे भी पता नहीं था। मैं जब मराठी एमए करा था अमरावती में, तो गैदरिंग में एक मेरा खुद का लिखा हुआ नाटक हमारा मंचन हो रहा था। तो मुंबई विद्यापीठ के जो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स एक डिपार्टमेंट है जो एनएसडी जैसा है, तो वहाँ के प्राध्यापक आए थे महेश बंसोड़ सर। तो उन्होंने वो नाटक देखा और वो मेरे सर के दोस्त थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तू ये क्यों नहीं ट्राई करता एकेडमी या फिर एनएसडी। मैंने बोला ये क्या होता है सर, पता ही नहीं था। तो उन्होंने बताया कि ड्रामा में मास्टर होता है, ग्रेजुएशन होता है, एजुकेशन भी होता है ड्रामा में या एक्टिंग में। ये पता ही नहीं था मुझे। उसके बाद मैंने एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में ट्राई किया। तो वहाँ पे पहली बार मैं बहुत डर गया था। बहुत मतलब पूरे भारत से लोग आते हैं उधर ऑडिशन के लिए। ये सर कब की बात है? ये 2012 600 लोगों में से वो खाली 25 लोग चुनते हैं। अच्छा। तो उसमें मेरे हट का मैं अकेला था। अकेले ही थे आप? ऑडिशन वगैरह हो गया, सब हो गया, सबको ना 5-5 10-10 मिनट में बाहर निकाल देते थे। तो ऑडिशन हो गया, चलो ओके। मुझे 20 मिनट ले लिया उधर। मतलब एक तो वामन केंद्रीय जी सर है, वो हमारे सर थे, वो सतीश साड़ेकर सर, गोविंद नामदेव सर, हिमानी शिवपुरी मैम, तो ये सब पैनल था उनका। और मैं जब अंदर गया तो ओके ठीक है करो क्या करके लाया। तो मैंने एक नाटक का पैच किया था मराठी। तो मैंने एक ही लाइन बोला, रुकवा दिया, रुको इसको ना थोड़ा स्ट्रिक्ट प्ले की जैसा करो। तो मुझे ना ऐसा बहुत बहुत करके एक ही लाइन फिर मैं बाहर आया। मैं बोला अभी नहीं होगा, क्योंकि पूरा पैच भी नहीं सुना इन लोगों ने, पैच भी नहीं सुना, एक लाइन पे क्या जज करना, नहीं होगा। बाहर आया, घर चला गया, घर मतलब बुआ जी के यहाँ पे रहता था मैं कल्याण में। तो मुझे दूसरे दिन फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया 25 में, आप एडमिशन कन्फर्म कीजिए। तो वहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हम भी काम कर सकते हैं। थिएटर से फिल्में करना ये मुश्किल लगता है कि आप, क्योंकि उसका ग्राफ अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है। अलग नहीं है कुछ, मतलब ये बहुत से लोग बोलते हैं कि थिएटर एक्टिंग फिल्म एक्टिंग की थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क कुछ नहीं रहता। फ़र्क बस इतना है कि थिएटर में आपको लास्ट के ऑडियंस तक पहुंचना होता है, और इधर हमारा कैमरा ही आपको लास्ट तक पहुंचेगा। तो एक्टिंग की जो इंटेंसिटी है उसको समझना पड़ेगा बस। हाँ, लेकिन एक है कि थिएटर करने वाला बंदा अगर फिल्म करेगा तो उसको फिल्म में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। करेक्ट है। क्योंकि क्या होता है, नाटक करते वक्त ना लाइव रिस्पॉन्स मिलता है। तो पता चलता है कि मेरा काम कैसा चल रहा है। सही। फिल्मों में थोड़ा बहुत वो एडजस्ट होने में उसको टाइम लगेगा, 2-3 फिल्म थोड़ा उसको टाइम लगेगा, 2-3 फिल्म वो काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब एक छोटी फ्रेम है, उसके अंदर ही काम कर, मतलब आपका क्लोज लगा है ना, तो आप इतना भी नहीं कर सकते। करेक्ट है। और थिएटर में वो थोड़ी आज़ादी रहती है, यानी कि फ्रेम के अंदर आपको एक दायरे के अंदर रहना। हाँ, लेकिन वो टेक्निकल है, वो टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए पड़ेगी बस। नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म का कुछ ख्याल आता है सर? क्योंकि आप ऐसी देखो क्या है, मैंने जितने लोगों से काम किया है वहाँ पे तो नहीं लगा, वहाँ पे तो नहीं लगा। बाकी है नहीं है वो पता नहीं, क्या है मेरे साथ हुआ नहीं, तो मैं उसके ऊपर बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। फैमिली से रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी, जो
मतलब शुरुआती दिनों में दादाजी के टाइम में बहुत गरीबी थी, बहुत। दादाजी के पिताजी भीख मांगते थे। दादाजी ने कुछ काम करते करते कुछ पापा को पढ़ाया। पापा अकेले, पापा को एक ही बहन है, तो पापा पढ़े और बाबा पढ़ने के बाद हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया। लेकिन मुझे एक बताने वाली बात अच्छी है, क्योंकि मेरे घर में ना सब हाइटेड है। मेरा छोटा भाई 6 फीट का है, 110 किलो उसका वजन है। मेरा बड़ा भाई इंस्पेक्टर है, मेरा छोटा भाई एडवोकेट है और छोटी बहन है जो पढ़ रही है। मेरी माँ पढ़ी लिखी है, वो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं। लेकिन ना बचपन से अब तक मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने भी कभी किसी बच्चों को रोका नहीं है। मतलब ये कर रहा है क्या, मत कर, अच्छा कर तो ले, देख ले। मैं जब ग्रेजुएट हुआ था तो मास्टर, मुझे इच्छा नहीं थी मास्टर करने की, तो मैंने फिल्म मेकिंग कोर्स ज्वाइन किया था अमरावती में। उसको भी पापा ने नहीं बोला, नहीं अच्छा कर ले, ओके ठीक है। उससे पहले मैं जब स्टेनोग्राफी करने की सोच रहा था, मैं बोला कि पापा मैं स्टेनोग्राफी कर लूँ क्या, देख करके, ठीक है। वो भी कर लिया, ना नहीं बोला कभी। आर्ट टीचर डिप्लोमा, पापा कर लो क्या, कर ली, चल ओके ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे काम किए, पढ़ा, सब किया, मुझे कभी रोका नहीं। लेकिन जब मैं एक्टिंग के लिए आ रहा था ना, तो सबने ये बोला कि मत जा। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू में कोई नहीं था, ये इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं है। तू जाएगा क्या करेगा पता नहीं, कैसे सर्वाइव करेगा पता नहीं। तो मैं थोड़ा नाराज हो गया, मैंने बोला यार क्या करूँ। तो मेरा नाटक था अमरावती में, तो नाटक देखने को बुलाया। तो नाटक में मेरा काम देखा पापा ने, बाबा ने और आई ने। वो बोले चल तुझे चाहिए तो कर, वो भी कर ले। लेकिन बड़ा भाई नहीं मरना था। बड़ा भाई बोल रहा था अभी इतना पढ़ा है ना, तो अच्छा खासा MPSC UPSC की एक पोस्ट निकाल ले और जॉब कर ले, जॉब करते करते तो एक्टिंग करिए कर। मैंने बोला नहीं, मुझे जाना ही है। उसने बहुत मारा मुझे, बहुत, मतलब इतना मारा है, टेनिस बॉल की तरह मारा है। फिर भी नहीं बोला, मैं नहीं बोला। कुछ दिनों पहले मेरा बड़ा भाई मुझे वो याद दिला के मुझे बोला कि तू सही था, मैं गलत था। मुझे वही लगता है कि हम जो करने वाले हैं ना, तो उसको ना कॉन्फिडेंस देना चाहिए अपने फैमिली को सबसे पहले। करेक्ट है सर। तभी तो सपोर्ट करेंगे ना। क्योंकि सर आपने उसी हिसाब से मेहनत भी की है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आज उनका मतलब बर्ताव कैसा है आपको लेके? नॉर्मल है, मतलब ऐसे सेलिब्रिटी टाइप का कोई घर पे माहौल नहीं है। मैं अभी भी घर पे जाने के बाद एक टाइम का खाना मुझे बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब हम भाई बहन सब एक जगह मिलते हैं ना कभी त्योहार पे या फिर कुछ ऐसे, तो नॉनवेज जब आता है घर पे, तो हम सब भाइयों का झगड़ा चलता है, आज मैं बनाऊंगा, आज मैं बनाऊंगा। बाकी सब हमारी वाइफ और माँ वो सब बाकी सब करते हैं, तो ये चलता है। तो बर्ताव तो उनका ऐसा ही है जैसा पहले ही था। अभी भी पापा बोलते काम नहीं मिलता है तो खेती करने आ जा, इधर काम करने को कोई नहीं है। मैंने बोला रुको ट्राई तो करने दो। जब कुछ नहीं होगा तब आ जाएंगे। हाँ, तो आ जाएंगे। तो कुकिंग यानी आपको आती है? हाँ, कुकिंग मेडिटेशन है मेरा, कुकिंग। अच्छा, मेडिटेशन। मैं अभी भी घर पे भी, बेबी भी हो कुछ भी हो, तो 2 टाइम में से एक टाइम तो मैं कुकिंग कर ही लेता हूँ। नए लोग आ रहे हैं ना इंडस्ट्री में, हाँ, उनको लोग बोलते हैं कि पता नहीं कुछ आता होगा, नहीं आता होगा। रील्स वाले लोग बहुत आ रहे हैं जो बहुत फेमस हैं, इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब वो उस जगह पे होते हैं जहाँ उनको कैमरे के सामने एक्टिंग करनी होती है, उसके अंदर वो असहज महसूस करते हैं। इसको लेके आप क्या बोलते हैं? अभी क्या है, मीडिया बदल रहा है। हाँ, ये तो इसको आप नकार ही नहीं सकते, मीडिया बदल रहा है। राइट। अभी मीडिया कैमरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, अपने खिसे पॉकेट में हो गया, अपने हाथ में, बराबर। और ये कहाँ से शुरू हुआ? वो लॉकडाउन से शुरू हुआ, क्योंकि सबको पता चला कि मेरे हाथ में इंडस्ट्री है। करेक्ट है। वर्ल्ड मेरे हाथ में, हाँ, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये करना अच्छी बात है, उनके फॉलोअर्स है, वो कर रहे हैं, उनका कई लोगों का तो इनकम सोर्स वही है, वो अच्छी बात है। लेकिन ना क्या होता है, अगर वो एक्टर नहीं है और फॉलोअर के लिए उसको कास्ट किया जाता है और उसको एक्टिंग नहीं जम रही है, तो ना आप एक अच्छे एक्टर का करियर खराब कर रहे हैं। करेक्ट है सर। आप ऑडिशन लेके, हाँ आप पता है कि आपको वो प्रोजेक्ट बेचना है, लेकिन क्या है जो उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ लोगों के जो फॉलोअर्स है वो मोबाइल तक ही सीमित है। वो 30-60 सेकंड के ऊपर उन लोगों को नहीं देखेंगे, और वो लोग पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल में जाएंगे ही नहीं।
हाँ कुछ है, कुछ रील स्टार है जो एक्टर अच्छे हैं, अच्छे एक्टर हैं। उनको चांस नहीं मिला इसलिए वो रील स्टार बने। करेक्ट है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। Correct. तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हाँ, खाली उसका फॉलोअर्स देख के उसको कास्टिंग करना ये थोड़ी मुझे गलत बात लगती है। हाँ, अगर एक्टर अच्छा है तो ठीक बात है। आप हाइट के वजह से, जैसे कि आपने बताया कि कई बार आप ट्रोल हुए हो, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आपको आता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, समाज को दिखाना है? क्या हुआ, मैं ना एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, बराबर, और छोटे गांव में ना एक प्रॉब्लम होता है, मतलब कौन से भी गांव में, छोटा हो बड़ा हो, या फिर एक शायद ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, क्योंकि किसी व्यक्ति का कुछ कम हो या फिर एक अपंगत्व हो या फिर उसका कुछ कम ज़्यादा हो, कुछ ज़्यादा, तो मजाक बन जाता है समाज के लिए। तो बहुत करते हैं। तो मेरे साथ इतना बचपन से हो रहा था, इतना हो गया, तो बहुत बार मैंने सुसाइड की अटेम्प्ट भी किया, लेकिन वो नहीं हुआ। और ना मैं बहुत सही लगा था, ये बहुत सही लगा था। इसकी वजह से ना मैं ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होता, क्योंकि ये सब देख देख के ना मुझे अभी रोना भी नहीं आता। बहुत आता है लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम बार। ऐसे कंडीशन में था, मैं किसी को मिलता नहीं था, 4-5 लोगों के ऊपर मुझे लोग दिखे तो मुझे इंसानों का फोबिया था। और डर लगता था कि अरे कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, या फिर कोई, मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं कॉलेज नहीं जाता था, बाकी करता था, एक्टिविटीज सब करता था, लेकिन कॉलेज क्लासरूम में नहीं जाता था। तो जैसे वैसे मेरा ग्रेजुएशन हो गया, और जब मैंने बोला ना कि मास्टर MA मराठी करने, मैं अमरावती चला गया। उधर भी वैसा ही था, ज़्यादा लोगों से मिलजुल नहीं था, बहुत कम लोगों से मिलता था। तो वहाँ पे ना एक मेरे सर है, उनसे मुलाकात हुई, जो मराठी के बहुत बड़े कवि है, और वो ना 90% हैंडीकैप है। अच्छा। किसी का सहारा लेते हुए चलते हैं, लिखना भी मतलब वो खुद से बराबर से लिख नहीं पाते। इस वजह से उन्होंने ना 10वीं में बहुत बार फेल भी हुए, लेकिन वो जब फेल हुए तो दूसरे तीसरे बार उनकी कविता उनको ही सिलेबस में थी। अच्छा। तो वो है, कॉन्फिडेंस उनका अलग लेवल का था। तो मैंने सर को देखा और मैंने ये सोचा कि मैं तो क्या हूँ, अगर ये सर के पास इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है तो मैं कॉन्फिडेंस लूज करने वाला कौन हूँ। और सर का बोलने का तरीका, पढ़ाई, मतलब पढ़ना या कविता, तो हाई लेवल का था, हाई लेवल का। तो मैंने बोला बस अभी कुछ भी हो जाए मैं सर का शागिर्द बनूंगा ही बनूंगा। तो उसके बाद सर जिधर जिधर काव्य सम्मेलन के लिए जाते थे तो उनके साथ जाता था। तो वो ना मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ते अभी बहुत कॉन्फिडेंस। लेकिन आज आप अपने ही बोलते ना कि जो कम हाइट है, आपने अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाई अपने दम पे, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा कैरेक्टर आप करना चाहते हो जो आज तक आपको मिला नहीं? हवा योद्धा की वजह से ना मैंने बहुत कैरेक्टर किए, बहुत, मतलब मेरा ड्रीम रोल था कि मुझे विलन करना था, क्योंकि हम लोग भी देखते थे उसमें काफी अच्छा आप करते थे। तो हवा योद्धा में भी वो विलन हुआ है, तो है, अभी चल रहा है। लेकिन मुझे ना एक अभी भी ये है कि ऐसा रोल चाहिए जिसमें ना मैं कॉमेडी ना, जिसमें मैं सटल काम करूँ, जिसमें मैं रियलिस्टिक काम करूँ, जिसमें मैं काम करूँ, मतलब यानी नेचुरल दिखूँ, या फिर मुझे चैलेंजिंग हो, मुझे चैलेंजिंग हो। तो ये काम अभी ऐसा नहीं मिला। ऐसा एक आया है, एक किया है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं उससे है। वो क्या होता है ना कि मेरा वो प्रॉब्लम है, मैं जब मेरा काम देखता हूँ तो मेरा काम मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्त बोलते हैं कि अच्छा हुआ है, लेकिन लगता है कि एक आना चाहिए, वो यानी कमी फिल्म भी कॉमेडी नहीं चाहिए, वो फिल्म भी रियलिस्टिक चाहिए, तो मुझे मजा आएगा काम करने। यानी कि वैसा कंटेंट रहना चाहिए। अच्छा सर, मैं कहीं सुना था कि जो एक एक्टर होता है ना, वो माँ के पेट से सीख के निकलता है। हालांकि जो थिएटर करता है वहाँ पे उसको बारीकियाँ सिखाई जाती है। नहीं, क्या होता है, मतलब जब मैं पढ़ रहा था, या फिर बहुत से डायरेक्टर की थीसिस है, बहुत से राइटर का मानना है, एक्टरों का मानना है, एक्टर हर जिंदा इंसान होता है, हर जिंदा इंसान। किसी को वो एक्टिंग समझ में आती है या फिर एक्टिंग करने की ट्राई करता है, तो वो एक्टिंग स्किल को डेवलप करता है। और जिसको एक्टिंग फील्ड में नहीं आना होता है तो एक्टिंग स्किल को गमा देता है। मतलब सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बराबर, तो हमने पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया तो पूंछ निकल गई। तो वैसे हर इंसान का होता है। उसका अच्छा खासा उदाहरण दे दूं, अच्छा खासा उदाहरण, बच्चा होता है, भूख लगती है तो रोता है, मिला शांत होता है, बराबर, थोड़ा बड़ा होता है,
अगर उसको कुछ चाहिए तो रोता है, अगर स्कूल में नहीं जाना है तो बीमारियां कौन सी आती है? देखो, स्कूल में नहीं जाना होता है तो बीमारियां कौन सी होती है? पेट दर्द, सर दर्द, बुखार तो आता नहीं। तो वो भी एक्टिंग है कि आगे का इंसान मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बोलना तो पड़ता है। स्माइल देके, मन में गालियां देके हम उससे बात करें, मन में गालियां तो दे रहे हैं, जैसे हो गया। ये भी एक्टिंग है। तो एक्टर तो सभी रहते हैं, लेकिन एक्टिंग स्किल को डेवलप करना पड़ता है। कोई ऐसा एक्टर जिसने आपको सर बहुत ही बारीकियों वाली सलाह दी हो, जैसे आजकल जो बहुत सबने मैंने जिनके साथ काम किया है, सबने क्योंकि चला हुए उदय में सर काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट आया करते थे, नाना पाटेकर आते थे। जनरली ये सारे लोग थिएटर से निकले हुए लोग हैं। हाँ। तो जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनके अंदर कुछ तो अलग होगा सर, तो उसके बारे में कभी वो बताते नहीं। क्या होता है ना, हमें अगर किसी की बारीकियां पढ़नी है तो उनको ऑब्जर्व करो, उनकी हर फिल्म ऑब्जर्व करो, उनका नॉर्मल बोलना ऑब्जर्व करो, अगर आपको सीखना है तो। अगर आप, ये वही बात है ना, अगर मुझे एक्टिंग आ गई, अभी मैं अभी एक्टर बन गया, तो मैं ऑब्जर्वेशन छोड़ दूंगा, क्योंकि एक्टर का सबसे बड़ा हथियार है ऑब्जर्वेशन। जैसे जो लोग मिमिक्री करते हैं वो ऑब्जर्वेशन ही करते हैं ना। ऑब्जर्वेशन ही है वो। तो ऑब्जर्वेशन जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आप आपकी एक्टिंग स्किल डेवलप करते नहीं जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। हिंदी में आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट बोलोगे ना एक्टिंग में, मतलब जिसको देख देख के मैं बड़ा हुआ, अगर ये आज होते उनके साथ मुझे पैशनेटली काम करना था, वो है लक्ष्मीकांत बेर्डे। उनसे याद है सर, उनका जब चेहरा मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी झलक नजर आती है। नहीं, सीरियसली बहुत बोलते, लेकिन मैं उनको बहुत देखा हूँ, मैंने बहुत उनका काम मेरा नसीब इतना खराब है कि मैंने उनको स्टेज पे नहीं देखा। मुझे स्टेज पे देखना था उनको सतीश तारे को, उनको देखना था, लेकिन नहीं देख पाया। लेकिन उनको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत। आज की जो युवा पीढ़ी सर किसी भी क्षेत्र से इंडस्ट्री में आना चाह रही है, किसी भी जगह से, वो आके यहाँ पे स्ट्रगल देख के डर के भाग जाते हैं, लेकिन उनको करियर यहीं बनाना है। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? सब्र करो, काम करते रहो, और एक दो काम मिलने के बाद जो एटीट्यूड आता है मैं एक्टर हूँ, वो छोड़ दो। बराबर। क्योंकि इससे भी आपका एज अ एक्टर प्रोसेस कम हो जाता है। ये मायाजाल है, एक ग्लैमर है, ग्लैमर की ये चाह होती है ना, वो अच्छे को बर्बाद कर देती है। मैंने बहुत से देखे हैं एक्टर ऐसे, मतलब 2-4 काम करते हैं और एटीट्यूड तो ऐसा रहता है भाई, रहता है कि पूछिए मत। कि पूछो मत। सच में ये नहीं करना चाहिए, मतलब काम के पहले भी हारना नहीं चाहिए, और काम मिलने के बाद भी ज़्यादा एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। बाप हम प्रोसेस में रहे, हम स्टूडेंट रहे, न्यूट्रल। अरे बच्चन साहब आज इतने उम्र में भी काम क्यों कर रहे हैं? उनकी वो स्टूडेंट की जो प्रक्रिया है, उनकी एक्टिंग की जो प्रोसेस है एक्टर की, वो अभी भी करते। वो कभी भी किसी को आबे तुबे से नहीं बात करते, कितना भी जूनियर हो, वो बहुत नम्रता से बात करते हैं, उनके साथ बोलते हैं। ये एक्टर क्यों बड़े होते हैं, लोग बड़े क्यों होते हैं? वो जमीन से जुड़े रहते हैं। आप जमीन से जुड़े रहो ना। अच्छा, जैसे सर अदर स्टेट से भी आते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, सुना भी है कि उनके जो फैमिली में हैं लोग टाइम देते हैं कि 1 साल के बाद अगर तेरा नहीं हुआ तो वापस आ जाना। सीधी सी बात है ना कि जो हम लोग एक्टर बनने आते हैं, एक्टर बनने आते हैं, वो सबके अब बड़े घर से नहीं होते। जो बड़े घर से होते हैं वो तो अपना ऑरा लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे को 10 साल स्ट्रगल करना है, और मेरे माँ बाप हमें 10 साल तक पालेंगे, चलेंगे। हमारे पास ऐसा नहीं होता। अगर आप एक्टर बनने आए हो तो आपको फैमिली बैकग्राउंड का भी थोड़ा अंदाज़ा आना चाहिए। मैंने भी जब मैं पास आउट हुआ था तब घर पे मैंने 1 साल मांगा था। मैं 1 साल में अगर मुझे काम नहीं मिला तो ये सब छोड़ के मैं लेक्चरशिप करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मास्टर किया था, एक लेक्चरशिप की थी कुछ दिनों के लिए। तो कुछ मैंने ये किया था कि अदर इसके अलावा मैं कर सकूँगा। तो उन्होंने दे दिया 1 साल। 1 साल में मेरे को काम मिला, उसकी वजह से तो मैं यहाँ तक हूँ ना। आगे का क्या प्लान है? आगे का देखो, प्लान ये है कि अभी तो बता दिया था कि वेब सीरीज़ आ रही है, एक फिल्म आ रही है जिसमें मैं लीड किया है मैंने, और कुछ प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बताने जैसी एक बात है, क्योंकि मैं विदर्भ से हूँ, भारत गणेशपुर है, वो भी विदर्भ से है। तो विदर्भ में ना थिएटर ट्रेनिंग बहुत कम है। तो मैं थिएटर ट्रेनिंग भी करता हूँ, एक्टिंग ट्रेनिंग भी करता हूँ। तो भारत दादा और मैंने ऐसा सोचा है कि अगले मार्च में 5-5 दिन के एक्टिंग या थिएटर वर्कशॉप पूरे विदर्भ में लूँ।
तो पाँच दिन शायद अमरावती में रहेगा, 5 दिन शायद अकोला में रहेगा, 5 दिन शायद यवतमाल में रहेगा, 5 दिन शायद नागपुर, वर्धा, ऐसे जो चीज़ें हैं। तो उसमें हम सोच रहे कि 5-5 दिन का वर्कशॉप रहेगा, जिसमें थिएटर और एक्टिंग ये जितना हो सके वो जेन्युइनली पढ़ा जाए। तो ये हमारा अभी प्लान चल रहा है, लेकिन हो जाएगा ये जरूर। काफी अच्छा प्लान बनाया सर। तो सर इससे जुड़ने के लिए अगर कोई बच्चा आना चाहे, वर्कशॉप से जुड़ना चाहे, तो उसके लिए क्या? नहीं, अभी क्या है ना, हमारा अभी हमने सोचा है अभी, तो हम भारत दादा हम दोनों मिलने वाले हैं। मिलने के बाद थोड़ा प्लान करेंगे कौन से सिटी में पहला करना है और कब रखना है, और उसके बाद आपको हमारे सोशल मीडिया पे, मतलब मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या भारत दादा के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम वो पोस्ट डालेंगे, तब आपके पास वो आ जाएगा कि उसमें कांटेक्ट रहेगा, किससे कांटेक्ट करना है, क्या करना है, वो सब आ जाएगा। टच में रहो कि आपको मिल जाएगा। तो यानी कि कोई भी इजीली वर्कशॉप ज्वाइन कर सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है, फ्री में लोगों को कुछ दिया ना, उसकी अहमियत नहीं होती। करेक्ट। और उसमें हमने एज लिमिटेशन रखे कि 16 के ऊपर फिर जिसकी इच्छा है सीखने की तो आ सकते हैं। यानी कि जो प्रोसेस है एडमिशन का वो ऑनलाइन ही होगा? हाँ, ऑनलाइन ही होगा, या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। वो अभी हमने प्लान नहीं किया, क्योंकि अभी हम कुछ 5-6 दिन पहले ये बात हुई है, तो ये अभी रन हो रहा है मेरा। यानी प्रोसेस? हाँ, मैंने सिलेबस करके रखा है 5 दिन का क्या क्या रहेगा। तो अभी हम मिलेंगे, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और पहला शहर कौन सा है, दूसरा शहर कौन सा, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा। 5 दिन इधर का हो गया तो 5 दिन डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे उधर करेंगे, सो ये तो कंटिन्यू रहेगा। नहीं सर, आपने सोचा है, बहुत बढ़िया सोचा है, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिसको सपोर्ट मिलेगा। और आप जैसे कि बोल रहे हो कि मास्टर्स की हो, पीएचडी की हो, तो अगर आपके अंडर में सीखेंगे तो काफ़ी अच्छा सीखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच।